Hello everyone, very good evening to all of you. I once again welcome you all on Adda 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन Adda 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है. अभी फ्रेंड्स, रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ में कि पार्लियामेंट ने, संसद ने जो है तीन महत्वपूर्ण कानूनों को, तीन महत्वपूर्ण बिल्स को जो है पास किया है. उस पर्टिकुलर जो है पॉइंट से रिलेटेड हम सारे के सारे पॉइंट जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है, एविडेंस एक्ट बेसिकली क्या था, बहुत ही आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे. इनके नए नाम क्या हैं, क्या इसमें बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में. सो वंस अगेन आप सभी लोगों का वेलकम है. माय नेम इज़ विवेक सिंह. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को. सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो है पार्लियामेंट ने जो तीन महत्वपूर्ण बिल जो है वो पास किए हैं, वो अब कानून बन चुके हैं. और पुराने हमारे बहुत जो है अंग्रेज़ों के ज़माने के कानूनों को हमने आखिरकार बदल दिया है और नए भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने उन कानूनों में काफ़ी फेरबदल करके, काफ़ी बदलाव करके नए कानूनों को जो है पेश किया है. और संसद के दोनों सदनों से अगर मैं बात करूं तो लोकसभा, राज्यसभा से उसको पास करा दिया गया और राष्ट्रपति साहब का भी उसका अप्रूवल मिल गया है और फाइनली ये कानून बन चुके हैं. अब उस पर जो है डिस्कशन पर जाने से पहले सबसे पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, सो दैट इस डिस्कशन को हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में जो अच्छे से हम समझ पाएं. देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी की स्पेशली बात करें, 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हमें जो है देखने को मिलता है. जिसमें आपको देखने को मिलता है, पहला हमें सिस्टम देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव सिस्टम. लेजिस्लेटिव सिस्टम को हम हिंदी में विधायिका भी कहते हैं, जो कि कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होती है. जैसे हम पार्लियामेंट की अगर बात करें तो सेंट्रल लेवल पर, देश के लेवल पर, तो पार्लियामेंट हमारे लिए एक लेजिस्लेटिव बॉडी है. संसद के द्वारा जो कानून बनते हैं, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, वो कानून हमारे पूरे देश में लागू होता है और उसको हम फॉलो करते हैं. दूसरा हमें देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव सिस्टम, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं. तो जो भी पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव सिस्टम ने कानून बनाए हैं, जो भी नियम कानून बनाए हैं, उन नियम कानूनों को, रूल्स रेगुलेशंस, लॉज को इंप्लीमेंट कराना, उसका एग्जीक्यूशन कराना बेसिकली काम होता है किसका? एग्जीक्यूटिव बॉडी का. उसका काम होता है पर्टिकुलर कार्यपालिका का. और इसी तरीके से हमें देखने को मिलती है जुडिशरी सिस्टम, या फिर उसको हम न्यायपालिका कहते हैं. प्रॉपर तरीके से जो कानून पास हुए थे लेजिस्लेटिव सिस्टम से, उन कानूनों को प्रॉपर तरीके से लागू किया जा रहा है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से मेंटेन है कि नहीं, उस पर जो है सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो है हमारा जुडिशरी सिस्टम काम करता है. 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी के अंदर हमें मीडिया देखने को मिल जाती है. चलिए, अभी फिलहाल हमें उस पर चर्चा नहीं करनी है. तो हमें देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम. हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये बात मेंशन है आर्टिकल 50 में कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सिस्टम, वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है और जुडिशरी सिस्टम और एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो है दोनों को अलग रखा गया है. कहने का मतलब आसान भाषा में अगर मैं कहूँ कि मान लेते हैं मैंने कोई क्राइम किया, मैंने कोई अपराध किया और पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया, पुलिस ने मेरे को अरेस्ट किया या पकड़ लिया, और पुलिस मेरे को पकड़ने के बाद कहे सर आपको जो है 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, आपको 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है. क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता. पुलिस केवल रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करती है. पुलिस हमें कभी सज़ा नहीं सुना सकती या ना सज़ा हमें कभी देती है. सज़ा देने के लिए कौन है? जज रिस्पॉन्सिबल है. मतलब कोर्ट रूम, कोर्ट है हमारे पास, न्यायालय है. कोर्ट जो है, न्यायालय है, वो जो है पनिशमेंट देने के लिए, वो सज़ा सुनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसका मतलब आप देखते हैं एग्जीक्यूटिव सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम दोनों अलग अलग है. अब ये जो सारा सिस्टम, जो जुडिशरी सिस्टम और एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो है किस बेसिस पर काम करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ नियम कानून है. तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूं कि पहले हमारे पास किस किस तरीके के कानून थे और कौन बेसिकली स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है. वो बात अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि रिसेंटली जो है कानूनों में क्या बदलाव किया गया है, क्या नया आया है. केवल नाम रटने के बजाय हम उसको अच्छे से समझ भी पाएंगे कि क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पर होते हुए हमें देखने को मिल रही हैं. तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं पुराने कानूनों की, अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको एक डिफरेंशिएशन यहां पर मैं करके बताऊं. देखिए, अभी इस पे जाने से पहले हम पहले इन पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं. 3 मेजर चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. तो 3 इंपॉर्टेंट कानूनों की अगर मैं बात करूं, एक हमें आईपीसी के सेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसको हम इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता कहते थे इसलिए क्योंकि अब ये बदलाव हो गया है. बदलाव क्या है अभी मैं उस पर बात करता हूँ. दूसरा हमें देखने को मिलता है सीआरपीसी, जिसको हम लोग कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के भी नाम से इसको जानते हैं, है ना. तीसरा हमें देखने को मिलता है एविडेंस एक्ट, या फिर इसको हम साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट के तौर पर भी जानते हैं. ये 3 चीजें हैं मेजरली, और इन्हीं तीनों में चेंजेस हैं. क्या चेंजेस अभी हम उस पर बात करेंगे. आईपीसी की अगर मैं बात करूं, अगर मैंने कोई क्राइम किया, मैंने कोई अपराध किया, तो पुलिस किस तरीके से एक्शन लेगी,
पुलिस, मैंने अगर कोई क्राइम किया तो पुलिस किस तरीके से एक्शन लेगी, कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन सी धाराएं मेरे पर लगेंगी, या कौन सा पर्टिकुलर जो है मैंने कुछ किया, अब वो पर्टिकुलर जो कांड है वो एक्चुअल में क्राइम की डेफिनेशन के अंदर आता है कि नहीं आता, वो सारी की सारी चीज़ें वो आपको मिलती हैं आईपीसी के अंदर। तो बहुत ही आसान भाषा में कहूँ तो आईपीसी का ज़्यादातर यूज़ जो है वो पुलिस के लिए होता है। पुलिस जो है आईपीसी का यहाँ पर यूज़ करती है, पुलिस जो है ये आईपीसी का यूज़ करेगी। तो हमारे खिलाफ फिर वहाँ पर सेक्शंस लगते हैं, धाराएं लगती हैं कि सर आपने ये वाला अपराध किया तो ये वाला सेक्शन लग गया, ये वाला अपराध किया तो ये सेक्शन लग गया। तो पुलिस के लिए बेसिकली आईपीसी, आप आसान भाषा में ऐसे समझिए। पुलिस हमें जो है अरेस्ट करने के बाद, पकड़ने के बाद जब कोर्ट के सामने पेश करेगी तो वहाँ पर जो न्यायालय है, जो जज हैं, वो पर्टिकुलर कितनी हमें सज़ा सुनाएंगे, वो किस तरीके से सारा प्रोसेस करेंगे, उसके बारे में जो सारे रूल्स रेगुलेशन, जो सारे नियम कानून लिखे होते हैं वो आते हैं सीआरपीसी के अंदर। इसको कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर, या फिर हम इसको जो है कोर्ट के द्वारा, इसको न्यायालय के द्वारा जो है इसको यूज़ किया जाता है। अब ये जो है ये यूज़ किया जाता है बेसिकली जजेस के द्वारा, है ना, जजेस के द्वारा, या फिर मैं सीधे कहूँ कोर्ट के लिए, कोर्ट इसका प्रयोग करती है। हालांकि कोर्ट को, जज को दोनों के बारे में पता रहता है, ठीक है, लेकिन कोर्ट के लिए जो प्रोसेस है कि कितनी सज़ा दी जाएगी, किस तरीके से प्रोसेस चलेगा, और उसके जो है, देखिए कोर्ट जो कहते हैं ना, कोर्ट आसान भाषा में अंधा होता है। अंधा होता मतलब ताकि वो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, कोई भेदभाव ना करे। तो कोर्ट के सामने सब बराबर हैं। कोर्ट क्या देखता है, कोर्ट देखता है सबूतों को, एविडेंसेस को, सबूतों गवाहों को, आपने सुना होगा। तो कोर्ट हमेशा सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी जो है सजा सुनाने का काम करती है। तो उसके लिए हमारे पास एविडेंस एक्ट है, 7 अधिनियम है कि कौन कौन सी चीज़ें एविडेंसेस के अंदर काउंट होंगी, एविडेंस का मतलब क्या होता है, किसको हम एविडेंस कंसिडर करेंगे, किस किस तरीके के केसेस में कौन कौन से एविडेंसेस यूज़ किए जाएंगे, वो सारे एविडेंस एक्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 3 कानून थे बेसिकली हमारे पास। अब हमने इन्हीं तीनों कानूनों में जो है बदलाव किया है, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आई थिंक अब आपको बहुत ही आसान भाषा में ये चीज़ जरूर समझ में आ गई है कि आईपीसी आखिर किस लिए होती है, सीआरपीसी का यूज़ किसके लिए होता है, और एविडेंस एक्ट को कौन यूज़ करने वाला है। तो सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट है वो बेसिकली जो है, एविडेंस एक्ट को तो दोनों लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो सीआरपीसी है स्पेसिफिकली जजेस या कोर्ट के लिए जो है मेजरली जो है उसको यूज़ किया जाता है। और आईपीसी में पुलिस के लिए जो है प्रोसीडिंग्स वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें क्राइम के अंदर हैं, क्या क्या चीज़ें, उसको हम देखने को मिलते हैं। अगस्त के मंथ में गवर्नमेंट ने इन तीनों कानूनों को चेंज करने के लिए जो है कानून जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया था, जिसको आईपीसी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन पीनल कोड, जिसको हम कहते थे आईपीसी, उसको भारतीय न्याय संहिता से जो है रिप्लेस किया गया है। उसका नया नाम अब भारतीय न्याय संहिता है, जो कि काफ़ी समय से आप जानते हैं। अगस्त में भी इस पर्टिकुलर कानून को पेश किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा अभी हम इस पर और डिस्कशन करते हैं और लोगों की राय जानते हैं और फिर हम इसको फाइनली पास करेंगे। तो अभी रिसेंटली दिसंबर के मंथ में इस भारतीय न्याय संहिता को पास किया गया, इस कानून को संसद ने पास किया है, और इसीलिए यहां पर आपको सेकंड देखने को मिल रहा है। यहां पर कुछ बदलाव के साथ, जो अगस्त में चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी उसमें कुछ चेंजेस के साथ आपको ये नया जो है आपको कानून जो है देखने को मिलेगा। तो आईपीसी को किससे रिप्लेस किया हमने, भारतीय न्याय संहिता से। तो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता से बदल दिया गया है। सीआरपीसी, कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हमने बदल दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेकंड 2023, ये दिस वन, ये यहां पर होगा, ये 3rd नंबर। और हमारे पास जो एविडेंस एक्ट है, जो साक्ष्य अधिनियम है, उसको हमने नाम दे दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल 2023। ये सेकंड किस लिए है, क्योंकि दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया है। अगस्त में आया था, लेकिन ये हमने इसमें कुछ चेंजेस के साथ फिर हम उसको दोबारा लेके आए। अगस्त में जो हमने इंट्रोड्यूस किया गया था उस पर डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी 31 मेंबर्स की, और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ने प्रॉपर तरीके से इस पर डिस्कशन किया और फाइनली फिर ये बिल हमने इंट्रोड्यूस किया है और पार्लियामेंट ने इसको पास किया है। चलिए और चीज़ें इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमने बहुत पुराने जो अंग्रेजों के कानून थे, अंग्रेजों के द्वारा बने हुए कानून थे, जिनको अभी तक हम ढोते चले आ रहे थे, उनको पूरी तरीके से स्क्रैप अप कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और केवल इनका नाम ही नहीं बदला गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे प्रोविजंसेस जो है नए जो है ऐड किए गए हैं करंट सिनेरियो को देखते हुए। क्योंकि इस समय क्राइम का करने का तरीका, क्राइम के करने के जो सिनेरियोज हैं, जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, उसमें काफ़ी कुछ चेंज आया है समय के साथ साथ। तो ऐसे में हमें अपने पुराने कानूनों को अपडेट करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, ऐसा जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा।
तो होम जो है नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है कहीं ना कहीं आपको होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं, और इसलिए होम मिनिस्टर साहब ने इस बिल को पेश किया, मिस्टर अमित शाह ने। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की अगर मैं बात करूं, जो कि 1860 से समय से अंग्रेजों के समय में बनी हुए कानून थे और अंग्रेजों के उस समय के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, इसको अब हम जो है किस नाम से जानेंगे? भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानेंगे। और जो आपराधिक प्रक्रिया या फिर कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम सीआरपीसी कह रहे थे 1898, उसको हम किसके नाम से जानेंगे? उसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानेंगे। नाम इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें हमने अपडेट भी किए थे बाद में, लेकिन अब जो हमारा मेजर जो हम इस नाम से जानेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीन इंपॉर्टेंट जो है चीजें हमें देखने को मिल रही। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इन तीनों में क्या मेजर चेंजेस हैं, और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कुछ मेजर हाइलाइट्स जो है, कुछ सेक्शंस हम लोग यहां पर देखेंगे जो आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफी ये हेल्पफुल होंगे। तो ये जो अगस्त में जो पर्टिकुलर जो है कानून आया था, अगस्त में कानून में क्या क्या चीजें थी वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, सो दैट आप एक डिफरेंस समझ पाएंगे कि अभी में क्या जो है नई चीजें ऐड एक्स्ट्रा की गई हैं जो अभी दिसंबर में पास हुआ है। आईपीसी जो 1860 के समय का जो कानून था, उसको रिप्लेस किया हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 से इसको हमने रिप्लेस किया। जो हम जो है अगस्त के समय में जो कानून ला रहे थे, उसमें आईपीसी के 356 सेक्शंस का प्रोविजन था। 511 पहले आईपीसी के अंदर थे, उनको हमने खत्म करके 356 सेक्शन, 356 धाराएं जो है रखी हैं। लेकिन अभी हम जो सेकंड वाला पढ़ेंगे, मतलब जो अभी दिसंबर में है, उसमें आप ये 358 हो गया, तो थोड़ा सा चेंजेस के साथ आया। ऑलमोस्ट वही चीजें हैं, बट थोड़े बहुत चेंजेस के साथ यहाँ पर चीजें हैं। जो कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर या सीआरपीसी जो है, उसको रिप्लेस किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें 533 सेक्शन है, अभी हम सेपरेटली इस पर बात करेंगे। और अगर हम देखें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसको भारतीय साक्ष्य बिल 2023 से रिप्लेस किया गया है। इसमें 170 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और अमित शाह साहब ने इनको इंट्रोड्यूस किया और ये कहा कि पुराने जो है अंग्रेजों के समय के कानूनों को हमने जो है पूरी तरीके से काफ़ी उसमें चेंजेस जो है कर दिए। अब चलिए एक एक हम चीज़ों को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं, और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी इस पर बात करते हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता को रिप्लेस जो है किया है, उसने जो है आईपीसी के सेक्शंस को है ना, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता के साथ। और पहले हमें इसमें 511 सेक्शंस देखने को मिलते थे आईपीसी के अंदर, अब आपको 358 सेक्शंस यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इंस्टेड ऑफ 511 सेक्शंस जो कि पहले आईपीसी के अंदर थे, अब ये धाराएं सेक्शंस आपको कम देखने को मिलेंगी, और आपको 358 सेक्शंस 358 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। इसमें कुछ और इसमें मेजर हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो 21 न्यू ऑफेंसेस, 21 नए ऑफेंसेस को इसमें ऐड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो है ऑफेंसेस हैं, 41 ऐसे जो है ऑफेंसेस हैं जिनमें जो है इम्प्रिजमेंट को बढ़ा दिया गया है, मतलब सजा को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ पेनल्टी, ऐसे 82 ऑफेंसेस हैं जिसमें पेनल्टी बढ़ाई गई है, फाइन बढ़ाया गया है। मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन 25 क्राइम्स, 25 ऐसे क्राइम हैं जिसमें कुछ ना कुछ मिनिमम सजा होगी ही होगी, ऐसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। साथ ही साथ प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट ऑफ 6 क्राइम एंड 19 सेक्शंस को रिपेल कर दिया गया है। 19 ऐसे सेक्शन है जिनको खत्म कर दिया गया है। तो इसमें मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। हम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट से, तो इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करिएगा कि आईपीसी का नया नाम क्या है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता। रिसेंटली आईपीसी के अंदर, जो आईपीसी में पहले कितनी धाराएं थी, 511 सेक्शंस थे, 511 धाराएं थी, अब कितनी बची हैं? अब इसमें 358 सेक्शन, 358 धाराएं हमें देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम लोग पहले सीआरपीसी के नाम से जानते थे। इसमें अब आपको टोटल जो है यहाँ पर हमें 531 सेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको सीआरपीसी को रिप्लेस करा, हैज टोटल ऑफ 484 सेक्शंस, विल नाउ हैव 531 सेक्शंस। तो पहले कितने थे? 484, अब कितने हो गए हैं? 531 सेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर हमारे हो गए 358 सेक्शंस आईपीसी के अंदर, जिसको हम भारतीय न्याय संहिता के नाम से आ रहे हैं। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी को जिसने रिप्लेस किया है, वो उसमें 531 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 177 सेक्शंस ऐसे हैं जो चेंज हुए हैं, 9 नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और 14 सेक्शंस ऐसे हैं जो रिपेल कर दिए गए, जिनको खत्म कर दिया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, भारतीय साक्ष्य बिल, एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो उसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य बिल ने, और इसमें अब टोटल 170 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पहले 167 थे, यहां पर आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। 170 सेक्शंस है ना, यहां पर
170 हमें धाराएं जो है देखने को मिलने वाली। 24 सेक्शंस ऐसे हैं जिनको अमेंड किया गया है, 2 नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं और 6 सेक्शन ऐसे हैं जो कि रिपेल किए गए हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना अच्छे से। अब कुछ मेजर हाइलाइट्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर जो ये पूरा बिल आया है ना, तो पूरा हमें उसको नहीं पढ़ना, बट हम मेजर जो हाइलाइट्स है उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहा। पहली बार जो है क्लियर कट टेररिज्म की डेफिनेशन, आतंकवाद की परिभाषा पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर कट डिफाइन की गई है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो टेररिज्म की डेफिनेशन क्या कही गई है, आतंकवाद की परिभाषा क्या कही गई है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमारी, कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा हमारा काम जो कि देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, देश की एकता, अखंडता को तोड़ने के लिए है, जिसकी वजह से हमारा जो है हमारा नेशन जो है खतरे में आता है, नेशनल थ्रेट है, देश के लिए खतरा है, ऐसे सभी जो है एक्टिविटीज़ को हम टेररिज्म के अंदर रखेंगे। और इस पर्टिकुलर कानून के थ्रू सरकार ने उन लोगों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से वार्निंग दी है जो फेक करेंसी, काउंटरफिट करेंसी, जाली नोटों में डील करते हैं, और जो फर्जी नोट और जाली नोटों को जो सर्कुलेट करते हैं उन लोगों को यहां पर लपेटा गया है। और फेक करेंसी या करेंसी की तस्करी के कृत्य को भी आतंकवाद या फिर टेररिज्म एक्ट जो है, ये टेररिस्ट जो एक्टिविटी है उसके अंदर डाल दिया गया है। तो अगर कोई फेक करेंसी, जाली नोट या फेक करेंसी को अगर सर्कुलेट करने का काम करता है, जिससे देश का फाइनेंशियल सिस्टम वीक होता है, और ये भी एक तरीके का नेशनल थ्रेट है, ये हमारी इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को भी खतरा पहुंचाता है, तो ये भी अब एक टेररिस्ट एक्ट होगा। लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, साथ ही साथ डेथ पेनल्टी, आजीवन कारावास और मौत की सजा, ये 2 यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर जो है इनके बारे में बताया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई आतंकी जो है आजीवन कारावास या फिर लाइफ टाइम या फिर उसको मौत की सजा दी गई है, उसको डेथ पेनल्टी दी गई है, तो ऐसे में उसको पेरोल नहीं मिलेगा। मतलब बीच में जो छुट्टियों में लोग चले जाते हैं, बाहर घूमते हैं जेल से निकल के, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो विल ट्रीट टेररिस्ट लाइक अ टेररिस्ट। ओके, सो आतंकवादियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास मिला तो पेरोल नहीं। और भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या की गई है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सो आईपीसी के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ऐड किया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, धाराएं जो बहुत ही फैमिलियर हैं, इन सब से आप वाकिफ हैं। इनमें क्या क्या अपडेट हुआ है इसको पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, और इसको बिल्कुल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा। और वैसे भी एक आम आदमी होने के नाते, एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते भी ये हमें सेक्शंस पता होने चाहिए अच्छे से। देखिए क्या है, देशद्रोह की अगर हम बात करें तो पहले फ्रेंड्स हमारे यहां पर सेडिशन के केसेस थे, राजद्रोह था, राजद्रोह को खत्म करके अब देशद्रोह यहां पर ऐड किया गया है। राजद्रोह की अगर बात करें तो अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने राजद्रोह को ऐड किया था। इसका मतलब कोई बंदा अगर उस समय अंग्रेजों के खिलाफ प्रेस में नोट लिख देता था, है ना, राजद्रोह का केस जो है महात्मा गांधी जी पर भी, है ना, भगत सिंह पर भी, कई लोगों पर ऐसे केसेस लगे थे। तो राजद्रोह बेसिकली क्या होता था, आप कुछ भी सरकार के खिलाफ बोल देंगे, सो दैट विल बी कंसिडर एज अ राजद्रोह। तो राजद्रोह के सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया गया है, और वो कहीं ना कहीं एक्चुअल में जो हमारी फ्रीडम है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा था, और हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं था। तो राजद्रोह अब खत्म हो गया है, अब देशद्रोह आपको देखने को मिलेगा। और देशद्रोह जो है पहले आईपीसी के सेक्शन 124 के अंदर देखने को मिलता था। अब नया जो भारतीय न्याय संहिता बना है, क्योंकि आपको पता है आईपीसी का नाम चेंज करके अब भारतीय न्याय संहिता हो गया, ये अब सेक्शन 152 के अंदर हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छे से। तो देशद्रोह जो है सेक्शन 152 के अंदर, धारा पहले 124 के अंदर था, इसको रिप्लेस कर दिया गया, सेक्शन 124 से रिप्लेस करके 152 के अंदर इसको डाल दिया गया। अगला है गैर कानूनी सभा। आपको पता है जब कभी भी हम कहीं भी पर्टिकुलर पुलिस को थोड़ा सा चीज़ें कंट्रोल में करनी है, कहीं भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चला है, तो तुरंत आपने सुना होगा धारा 144 पुलिस इंपोज कर देती थी, या सेक्शन 144 तुरंत लागू कर दिया जाता था, जिसमें ये कहा जाता था कि 4 या 4 से अधिक लोग अगर ग्रुप में देखने को मिले तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, उनको उठा के सीधे ले जाएगी अंदर, है ना, खातेदारी फिर करेगी। तो ये जो सेक्शन 144 है, जो कि बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, धारा 144 को अब रिप्लेस कर दिया गया है सेक्शन 189 से। अब आपको नया जो भारतीय न्याय संहिता देखने को मिलेगा, उसमें सेक्शन 189 के अंदर ये जो धारा 144 के जो प्रोविजंस हैं, जिसमें 4 या 4 से अधिक लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो वो अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, हत्या, मर्डर। आपने सुना होगा दफा 302 के तहत सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है। तो अगर किसी ने मर्डर किया है, किसी की हत्या कर दी है, तो धारा 302, सेक्शन 302 लगता था पहले। अब नया जो सेक्शन है वो सेक्शन 101 है, सगुन वाला नंबर है, याद हो जाएगा आसानी से कि अब हत्या करने पर सेक्शन 101 के तहत जो है पनिशमेंट दिया जाएगा, धारा 101 के तहत। सगुन वाला नंबर है, वी कैन हैव दिस वन विद इन अवर माइंड। अच्छा, दूसरा है, मैंने किसी को मारने का प्रयास किया
मारने के लिए ट्राई किया लेकिन वो मरा नहीं, तो इसको हम कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास। तो अगर फ्रेंड्स मैंने कोई हत्या का प्रयास किया है तो ऐसे में पहले लगता था दफा 307, दफा मतलब वो उर्दू में कहते थे, तो दफा 307 या धारा 307 या सेक्शन 307, कुछ भी आप कहिए, मतलब एक ही है। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है सेक्शन 109। तो धारा 101 में 8 जोड़िए, श्री सी 108 जोड़िए, फिर आपको 109 मिल जाएगा। तो हत्या करने का प्रयास करेंगे तो जो है ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है 109 के तहत। ऐसे याद रखें, एक बड़ा नंबर है, सज़ा तो वैसे हत्या में ज़्यादा मिलेगी। और अगर मर्डर किया है तो सगुन वाला नंबर 101। तो मर्डर का अब नया सेक्शन क्या है 101, पुराना वाला तो हमें याद ही होगा दफ़ा 302। अगला है दुष्कर्म। अगर किसी के साथ हम मिसबिहेव करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन वगैरह जैसा केस है, शोषण वगैरह करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, हैरेसमेंट वगैरह का केसेस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट्स वगैरह, ऐसे जो दुष्कर्म्स वगैरह हैं वो धारा 376 पहले सेक्शन 376 के अंदर जो है पहले सजाएं थी, अब धारा 63 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। मानहानि का मुकदमा, डेफेमेशन का केस। मानहानि का मतलब क्या होता है, आप किसी की इमेज खराब कर रहे हो, है ना, तो किसी की इमेज खराब करने पर क्या होता है, अगला बंदा मानहानि का मुकदमा ठोक देता है कि इन्होंने मेरी इमेज जो है खराब कर दी, इसकी वजह से मेरे को 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा, तो 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया अगले ने। इसको डेफेमेशन का केस कहते हैं। सो मानहानि का मुकदमा पहले 399 के तहत होता था, 399 रुपए का पैक था इसका, अब ये हो गया है धारा 356 के अंदर, सेक्शन 356 के अंदर। और आपने ये सबसे फेमस सुना होगा भाई 420 का केस, ठगी का केस 420। तो धोखाधड़ी, अगर कोई फ्रॉड या कोई ठगी करता है तो उसमें 420 का केस लगता है। इवन चेक के फ्रॉड से भी रिलेटेड केसेस 420 के अंदर आते हैं। अब फ्रेंड्स इसका नया नाम क्या होगा, इसका नया नाम आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 316। सेक्शन 316 के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा। सो धारा 316 के अंदर आएगा। तो फिर से एक बात देख लेते हैं, देशद्रोह धारा 152, पहले 124 थी। गैर कानूनी सभा जिसको हम धारा 144 कहते थे 189 के अंदर। मर्डर 302 की बजाय 101, हत्या का प्रयास 307 की बजाय 109, दुष्कर्म धारा 376 की जगह धारा 63, मानहानि 399 की जगह 356, और ठगी अटेम्प्ट जिसको हम जो है फ्रॉड वगैरह कह रहे हैं तो धारा 420 जो कि धारा 316 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट आई थिंक हमें अच्छे से क्लियर है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया टेररिज्म की भी डेफिनेशन को यहाँ पर डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने इन डिटेल। टेररिज्म को क्या कहा है, जैसे मैंने भी आपको रफली इसकी डेफिनेशन बताई थी कि ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी हमारा काम, ऐसी कोई भी हमारी हरकत तो देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, तो देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को खतरे में डालती है, देश की एकता अखंडता को खतरे में डालती है, वो जो है टेररिज्म एक्ट होगा। इसकी जो पेनल्टी है रेंजिंग फ्रॉम द डेथ और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट विथ द फाइन। तो मौत की सजा, सजाए मौत, आजीवन कारावास या फिर उसके साथ फाइन भी, पेनल्टी भी, ये सब कुछ ऐसे जो है टेरर के अगेंस्ट, मतलब देश के अगेंस्ट अगर टेररिस्ट जैसी एक्टिविटी जो है टेररिज्म अगर किया जाएगा तो टेररिज्म के लिए बहुत ही सख्त जो है कानून लाए गए हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आजकल बहुत कुछ देखने को मिलता है जिसमें मैं डायरेक्टली जाके इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैंने कॉन्स्पिरेंसी की थी, कई सारे लोगों के साथ मिलकर पूरी तरीके से संगठन बनाकर, ग्रुप बनाकर पूरी तरीके से प्लानिंग किया था कि यार वहाँ जाके कुछ गड़बड़ करना है, और फिर उसके बाद जो है क्राइम को अंजाम दिया। तो ऐसे में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इंक्लूड्स ऑफेंसेस लाइक, इसमें किडनैपिंग है, एक्सटॉर्शन है, फाइनेंशियल स्कैम है और साइबर क्राइम है, इन सबको इसमें ऐड किया गया है। तब पनिशमेंट लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट यहाँ पर हो सकता है आजीवन कारावास, डेथ पेनल्टी विद द फाइन और दोज कमिटिंग द अटेम्प्टिंग द ऑर्गेनाइज क्राइम। ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइज क्राइम को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करेंगे उनके खिलाफ भी सख्त सजा है। तो जो अपराध करेगा उसको तो पनिशमेंट मिलेगा, बट साथ ही साथ जिस ऑर्गेनाइज क्राइम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर इन्वॉल्व भी है तो उसके लिए भी काफ़ी कठोर दंड, काफ़ी टफ पनिशमेंट हमें जो है देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आपने पिछले कई सालों में जो है मॉब लिंचिंग वर्ड काफ़ी सुना होगा न्यूज़ में। मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, किसी बंदे को एक भीड़ घेर कर अगर मारे, वो किस पर्टिकुलर रीज़न से, वो किसी जो है कास्ट के रीज़न की वजह से हो सकता है, रेस रीजन की वजह से हो सकता है, रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से हो सकता है, धर्म की वजह से। तो इसी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर लेकर अगर कोई भीड़ जो है किसी के साथ दुष्कर्म करती है, उसको मार देती है, उसकी हत्या करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसे में मॉब लिंचिंग के केसेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता सेकंड, दैट इज BNS 2, आइडेंटिफाइज मर्डर और सीवियर इंजरी बाय 5 और मोर देन 5 इंडिविजुअल। तो 5 या 5 से ज़्यादा लोग, 5 या मोर देन 5 पीपल अगर इस तरह का कोई एक्ट करते हैं तो उसको मॉब लिंचिंग के अंदर रखा जाएगा। 5 से कम है तो नहीं,
5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसको मॉब लिंचिंग के अंदर रखा जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक ग्राउंड है, रेस है, कास्ट है, इस तरीके के अगर ग्राउंड्स हैं तो ये ऑफेंसेस होगा और इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी, तो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी तक का यहाँ पर प्रोविजन है। तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो इस तरीके के भी हमें केसेस देखने को मिलते हैं। अगला है, मैंने आपको बताया जैसे राजद्रोह को अब बदल दिया गया है किससे, देशद्रोह से। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एलिमिनेट्स द सेडिशन ऑफेंसेस, सेडिशन के जो ऑफेंसेस हैं उसको रिप्लेस कर दिया है पेनलाइजिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सक्सेशन आर्म्ड रिवेलियन। कोई अगर हथियारबंद लोग एक साथ देश के अगेंस्ट विद्रोह कर दें, इंडेंजरिंग द नेशन इट्स सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, देश की एकता अखंडता खतरे में आ जाए थ्रू द वेरियस मीन्स। हाउएवर क्रिटिक्स वहाँ पर थोड़ा सा आर्ग्यू भी कर रहे थे, यहाँ पर गवर्नमेंट ने अल्टरेशन किया है, राजद्रोह की जगह अब आपको देशद्रोह शब्द जो है देखने को मिलेगा। इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, वो आगे की बात है, बट ये फिलहाल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं डेथ बाय नेग्लिजेंस। यहाँ पर डेथ बाय नेग्लिजेंस का मतलब क्या हुआ, अगर हम डॉक्टर से, किसी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से अगर जो है पेशेंट की जान चली जाती है, तो ऐसे केस में डॉक्टर का जो पनिशमेंट है वो 5 साल तक की सज़ा, 2 से 5 साल तक की सज़ा वहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे में डॉक्टर जो है वहाँ पर अगर इतनी सज़ा सबको 5 साल की देने लगे, क्योंकि साल भर अगर डॉक्टर इलाज कर रहा है तो 100 में से 1-2 केसेस इधर उधर हो जाते हैं जहाँ पर एक्चुअल में पेशेंट को प्रॉब्लम थी, लेकिन घर वालों ने उसकी ज़बरदस्ती केस कर दी, इसलिए डॉक्टर फंस गया। तो ऐसे में जनरली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2 से 5 साल की सज़ा तो है, लेकिन 2 ही साल की जनरली जो है सज़ा दी जाएगी, जो लोअर वाला है उसको ही दिया जाएगा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एलिवेट्स द पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस फ्रॉम 2 to 5 ईयर वेरिंग अंडर सेक्शन 304 ऑफ द आईपीसी। हाउएवर यहाँ पर उसको जो है पनिशमेंट को यहाँ पर जो है हमने जो है यहाँ पर ऐड ऑन किया है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मिनिमम जो है 2 साल तक की सज़ा यहाँ पर जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर 2 से 5 साल की सज़ा, 2 से 5 साल की सज़ा को बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि हाँ 2 ही साल तक के लिए हम जनरली प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के थोड़े से एरिया को, दायरे को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर ये कहा गया कि मेडिकल एग्जामिनेशन अलाउ करता है एनी पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर, नॉट जस्ट अ सब इंस्पेक्टर, क्यों सब इंस्पेक्टर ही नहीं, कोई भी पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर टू रिक्वेस्ट वन मेकिंग द प्रोसेस मोर एक्सेसिबल, है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए केवल जो है कोई एक पर्टिकुलर जो है सब इंस्पेक्टर नहीं, कोई भी पुलिस ऑफिसर उसके लिए प्रोसीड कर सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी जो है इस बिल के अंदर ये भी कहा है कि अगर किसी बंदे को 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है तो ऐसे में उस केस के, उस पर्टिकुलर केस के लिए फॉरेंसिक जो है एग्जामिनेशन की, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की, फॉरेंसिक जांच की जो है वहाँ पर जो है प्रोसीडिंग्स जो है की जाएगी और फॉरेंसिक जांच उसकी कराई जाएगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है इस पर्टिकुलर बिल के अंदर, इस पर्टिकुलर कानून के अंदर, कि अगर कहीं कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर फॉरेंसिक लैब्स की कमी है तो आने वाले टाइम में फॉरेंसिक लैब्स वगैरह भी जो है बढ़ाए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिकली आपको डेटा वगैरह जो है, फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारा डेटा वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करने का भी काम करेंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सैंपल कलेक्शन, अगर जो है एविडेंस वगैरह हमें कलेक्ट करने हैं तो सैंपल कलेक्शंस भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई बंदा जिसको अरेस्ट नहीं किया है पुलिस ने, अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है तो उसके भी वॉइस नोट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, हैंड राइटिंग वगैरह है, उसके भी सैंपल्स जो है पुलिस अब कलेक्ट कर सकती है, ताकि पुलिस के लिए थोड़ी सी आसानी है उसको साक्ष्य इकट्ठा करने में, एविडेंसेस जो है कलेक्ट करने में। तो सैंपल कलेक्शन का दायरा थोड़ा सा बड़ा है। एक्सटेंड्स द पावर टू कलेक्ट द फिंगरप्रिंट इंप्रेशन एंड वॉइस सैंपल इवन फ्रॉम इंडिविजुअल्स नॉट अंडर अरेस्ट, जो अरेस्ट नहीं किया गया उसका भी। एक्सपेंडिंग द बियॉन्ड द सीआरपीसी के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाता है, जिसमें आप सिग्नेचर, हैंड राइटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं अगर वो अरेस्ट नहीं भी है। साथ ही साथ यहाँ पर रेप के केसेस के लिए स्पेशली यहाँ पर चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉर द मेडिकल रिपोर्ट्स फॉर अ रेप विक्टिम। तो 7 दिन के अंदर जजमेंट विद इन 30 डेज, और ये यहाँ पर जो एक्सटेंडेबल है 45 डेज तक। तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल रिपोर्ट जो है विक्टिम का वो 7 दिन के अंदर आएगा, जजमेंट जो है 30 दिन के अंदर, या फिर बहुत एक्सटेंड हुआ तो 45 डेज के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ विक्टिम की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है 90 दिन के अंदर अपडेट करनी है, और चार्जशीट फ्रेम होगी 60 दिन के अंदर फॉर द फर्स्ट हियरिंग। तो पहली सुनवाई से 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल की जाएगी, 90 दिन के अंदर उसका हालचाल दिया जाएगा, उसकी रिकवरी चीज़ें देखी जाएंगी, 7 दिन के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन, और 30 डेज के अंदर जजमेंट, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 45 दिन तक। ये सारे मेजर हाईलाइट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि पर्टिकुलर इस बिल के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और इस साल की सबसे बड़ी सेल जो है आज हमें जो है देखने को मिलेगी, है ना। तो शाम से ये सेल जो है स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो इस बिल्कुल सेल का फ़ायदा उठाइए। अडा 24/7 के सभी कोर्सेज पर आपको जो है फ्लैट जो है 80% का ऑफ आपको देखने को मिलने वाला है। आपको कोड यूज़ करना है Y856। तो फ्रेंड्स, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर रेफरल कोड Y856, इसके थ्रू आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिलेगा सभी महापैक्स पर, सभी लाइव कोर्सेज के अंदर। ये साल की सबसे बड़ी सेल है, तो आप इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल फ़ायदा उठाइए और 2024 के लिए, 2024 के लिए अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। रेजोल्यूशन ले लीजिए कि 2024 में कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, कुछ आग लगा के दिखाना है। और उसके लिए अडा 24/7 इज बेसिकली विथ यू ऑलवेज, है ना। तो कोड याद ध्यान रखिएगा Y856। और ये सबसे बड़ी सेल है पूरे इस साल की, इससे बड़ी सेल साल में नहीं आती है, ठीक है। दिस इज द ईयर एंड सेल। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आज सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो भी आपके ओपिनियंस है, जो भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, सेशन कैसा लगा आपको, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच।